हे गाइस, वेलकम टू दीपक यादव साइंस एकेडमी। आज है तारीख 18 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम यानी आईएएस आईपीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ ये भी बताता हूँ कि कौन सा करंट अफेयर आपके कौन से यूपीएससी सिलेबस के टॉपिक से लिंक होगा, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है यूपीएससी में। अगर आपने ये लिंक करना सीख लिया तो आप काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स को टैकल कर पाओगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट टाइम जो है यूट्यूब पर ये वीडियो लेकर आई गई है मेरे द्वारा। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो, जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप डेली इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डेली आप वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी कर रहे हो? यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल हमारा ट्रांस फैट के बारे में। आपको पता होगा ट्रांस फैट काफ़ी सारे फूड्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। आप कुछ अगर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट भी लेते हो या फिर आप कुछ पैकेट वाला फूड भी खाते हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे कुछ चिप्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप जाके उसके पीछे देखना ट्रांस फैट लिखा होगा। ये ट्रांस फैट है। ये ट्रांस फैट जो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। हार्ट डिजीज हो जाती है इस आर्टिफिशियल ट्रांस फैट से। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है कि हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जो इंडिया है उसको ट्रांसफैट फ्री बनाएंगे 2022 तक। ये आर्टिकल हमने लिया है ऑल इंडिया रेडियो एआईआर से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपका यह हेल्थ टॉपिक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफैट के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो, एक होता है बॉडी में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो क्या होता है ट्रांसफैट क्या करता है, अगर आप बॉडी में कंज्यूम करते हो ट्रांसफैट को तो ट्रांसफैट से बैड कोलेस्ट्रॉल राइज हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है, जिससे कि आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज, लिवर रिलेटेड डिजीज हो जाती है शरीर में। और सबसे मेन जो डिजीजेज होती हैं बॉडी में वो हार्ट डिजीज होती हैं। ओके, तो क्या करना है, ट्रांसफैट फ्री करने की बात करी गई है 2022 तक। अब आप देखोगे कि जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स में होता है। अगर हम नेचुरल ट्रांसफैट की बात करें तो वो इतना खैर बुरा नहीं होता। नेचुरल ट्रांसफैट के बारे में बात करें तो जैसे कि एनिमल्स में होता है, कैटल, शीप, गोट्स, मीट वगैरह में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, आप देखोगे दूध में होता है। इन सब चीज़ों में जो है हमारे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफैट होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं होता। बट जो आर्टिफिशियल ट्रांसफैट होता है जो पैकेट्स वगैरह में आता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे हार्ट रिलेटेड, हार्ट के लिए। और उससे क्या होती है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं हमारे शरीर में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने दूसरे नंबर आर्टिकल पे। ये आर्टिकल बोलता है चैप्टर प्रोसीडिंग्स के बारे में। अभी देखो काफ़ी सारी सिचुएशन देखी गई। ये आज से 4 दिन पहले मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था इस वाले आर्टिकल को डिटेल में, टीआरपी स्कैम के नाम से, है ना। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे देखा था, काफ़ी लोगों के पास मेरे मैसेज आए थे, मेरे पास कि जो मैसेज आए थे टीआरपी स्कैम मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो गाइज आप लोग अगर टीआरपी स्कैम समझना है तो आज से 4 दिन पहले वाला द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर, और तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि जो मुंबई पुलिस है वो चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रही है। जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर हैं, चीफ हैं, एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, ठीक है, क्योंकि जो स्कैम हुआ है वो कौन सी टीवी चैनल ने किया है, वो रिपब्लिक टीवी चैनल ने ये स्कैम किया। तो इनके खिलाफ जो है चैप्टर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर ये बोला गया है। अब ये चैप्टर प्रोसीडिंग क्या है ये हमारे लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आर्टिकल लिया है हमने इंडियन एक्सप्रेस से और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी और गवर्नेंस यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, चैप्टर प्रोसीडिंग्स क्या होता है, ये एक प्रिवेंटिव एक्शंस होता है, यानी कि क्राइम करने से पहले कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ले लिए जाएं। यानी कि देखो यहाँ पे क्राइम तो हो चुका है ना, एक तरीके से जो टीआरपी स्कैम है वो यहाँ पे कर चुका है वो रिपब्लिक टीवी, और तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे तो ये जो चैप्टर प्रोसीडिंग है वो होती है प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कि इस बंदे के खिलाफ ये एक्शन लेना, क्योंकि ये सोसाइटी में जो है ये खतरा हो सकता है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की जो पीस है, शांति है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं जो कि कहलाता है चैप्टर प्रोसीडिंग। एक होता है हमारा प्यूनिटिव एक्शन, लेकिन ये जो चैप्टर प्रोसीडिंग है ये प्यूनिटिव एक्शन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। प्यूनिटिव एक्शन जो होता है उसके अंदर एफआईआर होती है और साथ ही साथ पनिशमेंट भी दिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे चैप्टर प्रोसीडिंग्स में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको पता चल गया होगा ये चैप्टर प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर प्रोसीडिंग यहाँ पे कोई लीगल टर्म नहीं है, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं बताया गया है। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग देखें तो जितने भी कलेक्शंस होते हैं प्रिवेंटिव ऑफ क्राइम के, यानी कि क्राइम को कैसे रोका जाए, जितना भी इन सब का जो कलेक्शन होता है ये एक सिंगल चैप्टर के अंदर फॉल कर दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया चैप्टर प्रोसीडिंग। सीधा सीधा मतलब हो गया, चैप्टर प्रोसीडिंग का मतलब ये हो गया कि कोई एक्शन लेना
यानी कि एक बंदे के खिलाफ एक्शन लेना, और वो बंदा यानी कि उसके ऊपर हमें शक हो कि वो सोसाइटी में जो शांति है, शांति वगैरह को भंग कर सकता है। ओके, तो उसके खिलाफ एक एक्शन लेना किसके थ्रू? चैप्टर प्रोसीडिंग्स के थ्रू। ना आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है यहाँ पे ये थर्ड आर्टिकल। ठीक है, थर्ड आर्टिकल में हम बात करते हैं चाबार पोर्ट से रिलेटेड। अभी क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने क्या करा है, जो एक यहाँ पर आप देखोगे जो डिस्काउंट है वो बढ़ा दिया है। क्या मतलब? यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैप में, ये मुंबई हो गया, ये हमारा ईरान में चाबार पोर्ट है, ये हमने डेवलप करा है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ से जो यहाँ तक शिप वगैरह चलेंगे, शिप जो कार्गो वगैरह लोड सामान जो लोड वगैरह करके चलेंगे, तो उस पर यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने 40% डिस्काउंट कर दिया है, 40% डिस्काउंट को बढ़ा दिया गया है। जिससे क्या होगा, जो व्यापार है, ट्रेड है, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है जिस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट होता है आप चीज़ें ज़्यादा लेते हो ना। तो फिर यहाँ पे डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा कि यहाँ पे डिस्काउंट किस चीज़ के लिए बढ़ाया है, जो कोस्टल मूवमेंट, कार्गो वेसल, यहाँ पे जो कार्गो पे रुकते हैं ये लोग, कार्गो वेसल्स कार्गो पे कह रहा हूँ, रुकते हैं, पोर्ट्स पे रुकते हैं, कार्गो और वेसल से रिलेटेड जो चार्जेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं इन पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया है इसने, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। तो इससे क्या होगा, ट्रेड जो व्यापार है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट होता है तो आप लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हो, है ना। वैसे इसे भी समझ लो, ये हमने लाइवमिंट से आर्टिकल लिया है, इंटरनेशनल कोई रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा जीएस पेपर 2 में आता है। तो आप यहाँ पर इंडिया और ईरान के रिलेशंस को देख सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने क्या करा, ये जो पोर्ट्स वगैरह हैं इसके लिए हमने क्या करा, अगर हमने डिस्काउंट बढ़ा दिया है तो क्या होगा कि इन दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है, व्यापार ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पर ये फंडा है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो एम है इसका एक्सटेंशन ऑफ डिस्काउंट का, ये क्या होगा, जो व्यापार है किसके बीच में, इंडिया और ईरान के बीच में, जो शाहिद बेस्ती पोर्ट ऑफ चाबार ईरान, शाहिदी बेस्ती पोर्ट ऑफ ईरान कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पे ये पोर्ट है। तो फिर यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो है व्यापार अच्छा होगा, रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा किस चीज़ के बारे में है, बायो 45 वेराइटीज़ के बारे में। अब यहाँ पे आर्टिकल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 16 अक्टूबर को क्या होता है हमारा वर्ल्ड फूड डे, इन्होंने 17 रिसेंटली डेवलप्ड बायो 45 वेराइटीज ऑफ 8 क्रॉप्स को लिया है वर्ल्ड फूड डे पर। वर्ल्ड फूड डे पे क्या करा है इन्होंने, जो है 8 जो ऐसी क्रॉप्स ली गई हैं जो कि डेडिकेट कराए इन्होंने पूरे नेशन को, यानी कि पूरे नेशन को जो ये क्रॉप्स डेडिकेट करी हैं, इन नेशन को जो है ये 8 की 8 क्रॉप्स मिलेंगी। ये 8 क्रॉप्स जो हैं बायो फोर्टिफाइड हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी की हैं, और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो इसके लिए क्या करा है, इनको नेशन को क्या डेडिकेट करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वर्ल्ड फूड डे के दिन। और अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें और पढ़ें तो इससे होगा क्या, इससे देखो सबसे बड़ी बात आप लोग ये देखोगे कि जो अभी नॉर्मल इंडियन थाली है इसमें क्या होगा, न्यूट्री थाली बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं, तो फिर आपको एक न्यूट्रिशन भरपूर खाना मिलेगा, तो ये एक न्यूट्री थाली बन जाएगी आपकी सिंपल थाली से। ओके, और उसके बाद जो हाई जिंक राइस है इसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम लैंड एकर्स ऑफ आसाम, यानी जो कलेक्शन कर रहे हैं हम, जो ये 8 क्रॉप्स का कलेक्शन कर रहे हैं वो अलग अलग जगह से कर रहे हैं। जैसे कि हाई जिंक राइस हमने आसाम से ले लिया है ना, फिंगर मिलेट्स हमने गुजरात से ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, और जो सबसे बेहतरीन क्रॉप्स होगा वो क्या करा जाएगा, नेशन को डेडिकेट करा जाएगा। नेशन इस चीज़ को नेशन जो है इसको परचेज कर सकता है, एक डेडिकेट कर दिया जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल जो हमें क्रॉप्स मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म आती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये भी अगर जहाँ भी एग्रीकल्चर का पॉइंट आता है तो ये बॉडी आ जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका काम है रिसर्चेस वगैरह करना एग्रीकल्चर के सेक्टर में। साथ ही साथ जो है इसका ये काम है कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना, यानी कि हम लोग जो वी पीपल ऑफ इंडिया जो हम लोग हैं, हम लोगों को एक न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा मिल सके, तो इसके लिए यहाँ पर ये सारा का सारा बॉडी काम करती है। और आपको पता ही होगा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट आई है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखो, ज़रूर देखना उस वीडियो को, जाकर चैनल पे जाओ और उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखो, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडिया की सिचुएशन वहाँ पे क्या है आप लोगों को जानने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट जो है ये आर्टिकल आप लोग को आसियान PhD फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में मिलेगा। अब जो है आप लोग एक चीज़ बताओगे, ठीक है, बहुत टाइम हो गया मैंने इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे कोई, जो आसियान है, आसियान में कितने मेंबर्स हैं, आसियान में कितने मेंबर्स और कौन कौन से मेंबर्स हैं, आप सब ये इन मेंबर्स के नाम बताने हैं आप लोगों को। आसियान में जो मेंबर्स हैं उनके नाम बताना है, ठीक है। तो आसियान PhD फेलोशिप प्रोग्राम यानी कि APFP, आसियान PhD फेलोशिप प्रोग्राम, ये जो है इंडिया लेकर आ रहा है।
हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब लेकर आ रहे हैं। ये आर्टिकल ऑल इंडिया रेडियो के पॉइंट ऑफ यहाँ से लिया है हम लोगों ने, और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीएस पेपर 2। इससे क्या होगा, आसियान जो यहाँ पे मेंबर्स होंगे उनसे इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होंगे। ओके, अब जो ये आसियान के मेंबर हैं, इनमें से आसियान के मेंबर्स में से जो है क्या करा जाएगा, इनसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, इंडिया में आके वो लोग आईआईटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी से पढ़ेंगे, और फिर आईआईटी से पढ़ने के बाद क्या होगा, वो लोग काम करेंगे काफ़ी सारे रिसर्चेस के ऊपर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या बताया गया है, एक सेकेंड गाइस। पहले तो ये देख लो कि जो आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम है, ये पहले अनाउंस कर दिया गया था 25 जनवरी 2018 में हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो ये इस एपीएफपी के प्रोग्राम के अंडर में क्या होता है, हम लोग 1000 फेलोशिप स्टूडेंट्स को यहाँ पर 1000 फेलोशिप्स विल बी प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली टू द आसियान सिटीजन्स। जो आसियान के सिटीजन्स होंगे उनको हम लोग ये फेलोशिप प्रोवाइड करवाएंगे, और इस फेलोशिप से काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाएंगे उन लोगों को, और उस फेलोशिप के द्वारा उनको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलेगा। आईआईटीज़ में वो लोग पढ़ सकते हैं, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आईआईटीज़ में पढ़ सकें वो लोग, और रिसर्चेस और इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकें, रिसर्चेस और डेवलपमेंट्स के ऊपर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये लोग काम कर सकें। ओके, तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि इंडिया और आसियान मेंबर्स के जो है रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा कला संस्कृति विकास योजना के बारे में, KSYV। ये हमने आर्टिकल PIB से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल्चर आता है हमारा GS पेपर 1 में। ओके, अभी कल्चर जो मिनिस्ट्री है उसने काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू करी हैं कि किस तरीके से जो आप कल्चरल इवेंट्स हैं वो वर्चुअल मोड में आप होल्ड कर सकते हो, इसके बारे में बताया है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये योजना है कि यहाँ पर ये स्कीम क्या है, कल्चरल विकास योजना, ठीक है। कल्चरल संस्कृति विकास योजना, इसका मेन मकसद है कि जो हमारे इंडिया का आर्ट एंड कल्चर है, या फिर आप हिंदी में कह लो कला और संस्कृति है, उसको जो है एक प्रमोट करना, उसको उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पर ये हमारी जो योजना ये काम करती है। क्या काम करती है, फिर से याद रखो कि जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है कंट्री का, उसको प्रमोट करना और जो उसको बढ़ावा देने का यहाँ पर काम करती है ये हमारी बॉडी। उसके बाद ये देखोगे कि जो ये KSY है, इसके अंडर में काफ़ी सारी और स्कीम्स आती हैं छोटी छोटी, जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को। जितने भी हमारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक छोटा मोटा फंड फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, ठीक है। और वो कौन सी स्कीम है इसके अंडर में, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी कि हमारे कला और संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे, और वो ये वाली स्कीम है। और दूसरी स्कीम भी यहाँ पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट कर देगी। तीसरी स्कीम यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए, जो उसकी सेफ गार्डिंग के लिए, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, इस वजह से ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे। कुल मिला के मतलब यह है, जो यहाँ पर आप लोग ये स्कीम देख रहे हो, इसका काम यह है कि इंडिया, भारत की जो कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है, उसको प्रमोट करना, उसको सिक्योर करने का काम है यहाँ पर। सिंपल ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को दिखेगा, इंटरनेशनल डे मना रहे हैं हम लोग फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये आर्टिकल हमने यूनाइटेड नेशन के पोर्टल से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी आती है हमारी जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंडर में। अब यहाँ पे इस डे को बताने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप नाम से समझ गए होंगे कि ये 17 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब है कि हम जो है क्या काम करें कि जो पॉवर्टी है उसको एंड कर सकें। एंड पॉवर्टी का यहाँ पे एक तरीके से रोल है। ये डे क्यों मनाया जाता है, ताकि जो गरीबी है दुनिया में उसको ख़त्म करी जा सके। और आपको पता होगा हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स वगैरह हैं, SDGs हैं, 17 गोल हैं। 17 गोल में एक हमारा गोल ये भी है कि टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि दुनिया की पॉवर्टी हम लोग ख़त्म सकें, गरीबी जो है ख़त्म कर सकें। इसलिए यहाँ पर हमारा एक गोल भी है, तो इसलिए हम लोग इस डे को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को दिखाएगा, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अभी श्रद्धांजलि, इनकी जो है 350वीं जयंती थी, तो उस पर श्रद्धांजलि पे करी है। तो ये जो आर्टिकल है PIB से लिया है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री यानी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इन पर्सनैलिटी, इन महान हस्ती के बारे में जान लेते हैं। जो ये बंदा सिंह बहादुर जी हैं, इनका नाम जो है लक्ष्मण देव था। 1670 से लेकर 1760 तक इनका जो है टाइम पीरियड है कि कब बर्थ हुआ, कब इनकी डेथ हो गई। ये एक सिख वॉरियर थे, एक कमांडर भी थे, खालसा आर्मी के जो है कमांडर थे। 15 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक हिंदू एसेटिक बनने के लिए, एक हिंदू तपस्वी बनने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और इनको वॉज
गिवन द नेम, इनको नाम दिया गया मधोदास। फिर इन्होंने क्या करा, शिष्य बन गए, डिसिपल शिष्य बन गए गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इनका ज़्यादा इतना नाम हुआ, फिर इन्होंने जो है फाइट करा मुगल एम्पायर से, ओके। तो इस वजह से जो है इनकी अभी 350वीं जयंती मनाई गई थी, तो उसके रिगार्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने श्रद्धांजलि पे करी है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा इन फेथ मैरिजेस इन इंडिया, यानी कि देखो इन फेथ मैरिजेस इंडिया में होती हैं, तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। अभी हुआ क्या है एक्चुअली में, पहले मैं इन फेथ मैरिजेस बताऊं। जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं यहाँ पे, यानी कि जो मैन और विमेन जो भी हो, विमेन अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में निकल के शादी कर लेता है, कि मान लो ये क्रिश्चियन रिलीजन का है, इसने हिंदू रिलीजन वाले से शादी कर ली, तो यहाँ पर ये इंटरफेथ मैरिज कहलाती है। तो इंडिया में ये देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। लेकिन इसका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये प्रमोट कर रही थी एक कंपनी, जो टाटा ओन्ड कंपनी है, तनिष्क कंपनी है, जो है प्रमोट कर रही थी एडवर्टाइजमेंट, तो अभी इसके खिलाफ जो है स्टेप उठा और इसने जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये बंद कर दिया अब। लेकिन अब ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इसके बारे में जानना है हम लोगों को, इंटरफेथ मैरिजेस इंडिया में क्या हाल है इसका। तो ये इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल लिया है, सोशल इशूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोशल इशूज़ आता है हमारा GS पेपर 1 में। आ जाओ, अब यहाँ पे हम बात करें 2013 की जो स्टडी है इंटरफेथ मैरिजेस की, ये जो करी गई है, इसके द्वारा बताया गया कि जो इंडिया में जितनी भी मैरिड वुमेन्स हैं, ठीक है, जो जितनी भी मैरिड वुमेन्स हैं उसमें से 2.21% ने अपने रिलीजन से अलग वाले रिलीजन से शादी करी है। यानी कि जो उनका रिलीजन है उससे हट के अपने दूसरे रिलीजन वाले लड़के से शादी करी है, जो कि 2.21% यहाँ पे बताया गया है, जितनी भी हमारे इंडिया में वीमेंस है उसमें, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ये बताया गया। और ये भी चीज़ बताई गई कि जो वीमेन है उसमें सबसे, जो वीमेन है उन्होंने सबसे ज़्यादा मैरिज करी है ये इंटर रिलीजन मैरिज, ठीक है। ये जो इंटरफेथ मैरिज है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा करी गई है, वेमेन के द्वारा करी गई है, ओके। अगर हम सिनेरियो देखें रिलीजियस ग्रुप्स में तो वेमेन है, तो अगर हम रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें, रिलीजियस ग्रुप्स कौन कौन से हो गए हमारे, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, ठीक है। तो इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा कौन से रिलीजन में से ये इंटरफेथ मैरिज करी गई है, तो वो है क्रिश्चियन रिलीजन में से सबसे ज़्यादा इंटरफेथ मैरिज करी गई है, ओके। उसके बाद आता है सिख, उसके बाद हिंदूज, उसके बाद मुस्लिम्स। तो एक यहाँ पर आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंटरफेथ मैरिज करी गई है वो कौन से रिलीजन में करी गई है, वो है क्रिश्चियन, ओके। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल्स कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट स्टेट के सिनेरियो से देखें। अभी हमने रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि कौन कौन से रिलीजन में कब सबसे ज़्यादा इंटरफेथ मैरिज हुई है। अब हम देखें स्टेट के सिनेरियो में, यानी कि राज्य के सिनेरियो से अगर हम देखें तो जो पंजाब है, पंजाब में सबसे ज़्यादा इंटरफेथ मैरिज हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई है, उसके बाद झारखंड में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरफेथ मैरिज हुई हैं। अगर हम देखें इन राज्यों में सबसे कम इंटरफेथ मैरिज हुई हैं, जैसे कि बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पे सबसे कम इंटरफेथ मैरिज हुई हैं। इंटरफेथ मैरिज क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की विमेन होगी वो दूसरे रिलीजन वाले लड़के से शादी कर लेती है, ओके। दिस इज कॉल्ड इंटरफेथ मैरिज। नाउ इसी के साथ हुआ हमारा पूरा का पूरा वीडियो एनालिसिस खत्म। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। और गाइस मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर एक चीज़ सर्च करना, ये सर्च करना आपको, यहाँ पर आपको यूट्यूब पर एक चीज़ सर्च करनी है, दीपक यादव फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। दीपक यादव फैक्ट्स एंड मोटिवेशन के नाम से आपको एक चैनल मिलेगा, तो उस चैनल को भी जाकर सपोर्ट दिखाना जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाया है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, तो गाइज जाकर उस चैनल को भी सपोर्ट दिखाना। इस तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।